हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज की सीरीज़ में आज हम 3 और 4 अक्टूबर के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेस्ट ऑफ ऑल यू एवरीवन, ठीक है, जो भी पहली बार अपना प्रीलिम्स देने जा रहा है आज 4 अक्टूबर को, बहुत अच्छे से प्रीलिम्स दीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है फोकस, ठीक है, एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिवली योर क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिएगा ताकि कोई भी स्टेटमेंट में जहाँ पे नॉट पूछा है तो वहाँ पे सही का आंसर फिल करके मत आइएगा, सबसे बड़ी मिस्टेक वहीं पे होती है। ओके, तो कोशिश करिएगा बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत ही लर्निंग्स बहुत ही अच्छी करके क्वेश्चन को पढ़िएगा ताकि कुछ भी हो जाए वहाँ पे आपसे आते हुए भी आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। दैट्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ यू हैव टू डन इन योर एग्ज़ाम, ठीक है। सो उसको सोचिए और अच्छे तरीके से उसको डन करिए वहाँ पे ताकि आपको वहाँ पे गलती ना हो। अब जो हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट हैं, मतलब जो 2021 के लिए 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये सारी करंट अफेयर की सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली वॉच करना आपको विदाउट स्किप करिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से वो समझ में आती रहे, ठीक है। अब सबसे पहले जैसे कि हमने बताया कि हमने न्यू सेशन से स्टार्ट किया है, अब हम कोटेशन भी आपके लिए रखेंगे ताकि आपको एक मोटिवेशन अंदर से मिलता रहे और वो आपका डेडिकेशन बना के रखे, ठीक है। यहाँ जो हमारी कोटेशन है ये है, इट्स नॉट योर अलार्म दैट वेक्स यू अप, इट्स योर डेडिकेशन, ठीक है। इसको यूपीएससी में कैसे मेंशन करना है, सबसे पहले हमको सारी चीज़ें यूपीएससी से कनेक्ट करके ही पढ़ाई करना है। सबसे पहले वो आपका अलार्म नहीं है जो आपको सुबह वेकअप कराता है, वो आपका डेडिकेशन होता है, ठीक है। अगर आप सुबह टाइम से उठते हैं, जो आपने शेड्यूल बनाया है, इट्स नॉट कंपलसरी यू हैव टू वेकअप मॉर्निंग अर्ली, ठीक है, क्योंकि अगर अपना शेड्यूल आपने 8 घंटे की स्टडी का बनाया, ठीक है, मान लीजिए आपने स्टडी टेबल अपना 8 घंटे का बनाया है, ठीक है, डेली का, और यू कैन कंप्लीट देयर शेड्यूल, सो इट डजेंट मैटर यू हैव टू वेक अप मॉर्निंग। बट अगर सुबह से उठ के पढ़ते हैं तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होता है, ये तो कोई भी इसको मना नहीं कर सकेगा, नोबडी कैन डिनाई इट, ठीक है। तो अगर आपने सुबह 4 बजे उठने का ही फैसला किया है तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वेक अप 4 o'clock। अगर आप वहाँ पे नहीं उठ पाते, मतलब आपका जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स यूपीएससी, दैट इज़ नॉट एज हाई एज यू कैन, ठीक है, जितना हो सकता था आपके हिसाब से, तो वो नहीं है, तो मतलब वहाँ पे आपका डेडिकेशन नहीं है। और अगर जो भी बच्चे अपना फुल डेडिकेशन के साथ, विदाउट किसी की ज़रूरत, बिना किसी अलार्म के डेडिकेटेड से क्या होते हैं, वेकअप हो जाते हैं, उठ जाते हैं, दैट द मीन योर डेडिकेशन इज़ वेरी मच टुवर्ड्स द यूपीएससी। एंड यही आपके आज की कोटेशन है कि आपका जो डेडिकेशन है वो अंदर से आना चाहिए, ना कि आपका जो बाहरी डेडिकेशन है, जो आउटवर्ड सोर्सेस है, वहाँ से आना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करिए कि सुबह जल्दी उठिए एंड अपना शेड्यूल जहाँ तक हो सके उसको सुबह का ही शेड्यूल बनाइए, ताकि आपको जब सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सुबह की करंट अफेयर सुनते हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, आज के हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, और उसके पहले डिस्कस करने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपनी जो मार्किंग स्कीम है वो समझ लेते हैं, क्योंकि जो भी न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं उनको ये पता नहीं रहता, फिर वो कमेंट बॉक्स में पूछने लगते हैं। तो जो मार्किंग स्कीम है वो यही है कि आपको 10 में से 6 क्वेश्चन को करेक्ट करना है। एटलीस्ट आप 6 क्वेश्चन करेक्ट करिए, जो प्रीलिम्स का क्राइटेरिया फिक्स करता है कि 6 क्वेश्चन मतलब 60% एग्जाम आपका क्रैक हो जाता है, और 120 प्लस आपको जो स्कोर मिलता है वो आपका इनफ होता है आपका प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो 120 प्लस दैट द मीन 6 क्वेश्चन की ओर ही ध्यान रखिए। कोशिश करिए कि अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन को सुनिए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होकर आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। 6 से कम स्कोर आता है, टेंशन नहीं लेना है, वीडियो को फिर से रिवाइज करना, अच्छे से सुनना है, और पहले जो आपका आंसर आया उसी को एडिट करके वापस से लिखना है। और जितना भी सारे क्वेश्चनों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपसे चाहिए, क्योंकि मुझे देखना आपका डेडिकेशन किस तरीके का यूपीएससी के लिए, ठीक है। तो योर डेडिकेशन मेक्स यू अ गुड सर्विस, ठीक है, वही आपको एक अच्छी सर्विस देगा। तो डेडिकेशन को बिल्कुल भी, मोटिवेशन को बिल्कुल भी कम मत करिए, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द इंडो पैसिफिक डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डील्स विद द विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। कि जो इंडो पैसिफिक डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का, ये कौन कौन से फॉलोइंग मैटर्स को डिस्कस करता है। फर्स्ट है ईस्ट एशिया समिट, सेकंड इंडो ओशियन रिम एसोसिएशन, एंड थर्ड एशिया यूरोपियन मीटिंग। तो आपको बताना है कि ये जो 3 स्टेटमेंट दी, इनके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। देखिए सबसे पहले 1 by 1 स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं इसके बारे में कि ईस्ट एशिया समिट क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ जो एक्सटर्नल अफेयर्स के अकॉर्डिंग ही इसको डील किया जाता है इंडो पैसिफिक डिवीजन के लिए। तो देखिए ये पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, जस्ट अ मिनट,
सेकंड क्या है, जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, ठीक है, ये भी आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर ही आती है, जो इंडो पैसिफिक डिवीजन के लिए देखा जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एंड थर्ड, एशिया यूरोपियन मीटिंग, इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर जो एशिया और जो यूरोप वाला एरिया है वहाँ पे भी इंडो पैसिफिक में भी लिया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। कुछ और चीज़ें इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले जो इंडो पैसिफिक डिवीज़न डील्स है, ये मैटर करती है रिलेटिंग टू द इंडो पैसिफिक इंडो एशियन रिलेट्स, जो ईस्ट एशिया समिट होती है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन होती है, एशिया यूरोपियन मीटिंग, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन एंड जो आपका आइए विद चाओ पेयांग मेकोंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्ट्रेटजी, जिसको ACMEC होते हैं, इन सभी एरियाज़ को भी इसके अंदर कवर किया जाता है। साथ ही साथ जो एशिया यूरोप मीटिंग है, ये बिगेस्ट इंटर गवर्नमेंटल प्रोसेस इसको कहा जाता है बिटवीन एशिया और यूरोप के बीच में, ठीक है। और इट करेंटली हैज़ 53 पार्टनर, जिसमें जो ASE है, जिसको एशिया यूरोप मीटिंग कहा जाता है, इसमें करेंटली 53 पार्टनर्स हैं और 51 कंट्रीज़ एंड 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आसियान और यूरोपियन यूनियन कहा जाता है। तो समझ सकते हैं कि कितने सारे मेंबर हैं, आसियान में कितने मेंबर हैं कमेंट बताइए, और यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर हैं इसको भी कमेंट बताइए फटाफट, ठीक है। काफ़ी इजी है, जल्दी से बताइएगा ताकि आगे हम इसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मैप है, इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये आपका इंडियन ओशन एरिया वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, और ये वाला जो एरिया आपका इस साइड होता है, ठीक है, फिलीपींस से बाजू वाला एरिया, ये सभी आपका पैसिफिक ओशन में जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरे सारी चीज़ें कनेक्ट करती है इंडिया और पैसिफिक ओशन के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द तुलु लैंग्वेज। तो तुलु लैंग्वेज के ऊपर 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट इज़ अ द्रविडियन लैंग्वेज स्पोकन इन पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड केरला, कि एक द्रविडियन लैंग्वेज है जो बोली जाती है कर्नाटका और केरला वाले एरियाज़ में। सेकेंड है, इट इज़ लिस्टेड अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते हैं। आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, ठीक है। अगर आपने काफ़ी समय से लैंग्वेज वाले इस चैप्टर को भी अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, तो इस टुलु लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट तो न्यूज़ में अभी काफ़ी था, ठीक है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा, पढ़ा होगा तो, ठीक है। टुलु लैंग्वेज, ये पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि ये कर्नाटका और केरला में बोली जाती है, और इसको कौन सी शैली होती है इसकी, ये द्रविडियन लैंग्वेज में इसको बोला जाता है। बट इसका सबसे बड़ा मुद्दा ही यही था कि इसको 8th शेड्यूल में मेंशन नहीं किया गया है, इसीलिए इसके ऊपर बहुत सारी बातें चल रही थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए योर राइट आंसर हो गया। अब इसके पीछे का जो सारा मुद्दा है वो यही था, क्योंकि इसको बोलने जाने वाले का क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा है, और अगर कोई लैंग्वेज 1 मिलियन पीपल से ऊपर बोली जाती है तो वो चांसेस उसके काफ़ी ज़्यादा होता है कि उसको 8th शेड्यूल के अंदर मेंशन किया जाए, ठीक है। तो टुलु जो सदर्न डिविडेंट लैंग्वेज होल है, जिसको 1.85 मिलियन पीपल डिस्ट्रिक्ट ऑफ दक्षिणा कन्नड़ के अंदर बोला जाता है, जो और अकॉर्डिंग टू अगर आप बोलो कि 2011 के सेंसस के हिसाब से तो 48.6% ऑफ द जो पॉपुलेशन है, ठीक है, इस एरिया की, वो इस लैंग्वेज का यूज़ करती है। तो कहा जा रहा है कि इस लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में रखिए। 8th शेड्यूल में रखने से फ़ायदा क्या होगा कि जो एग्ज़ाम्स हैं, वो जो यहाँ के एरिया के जो लोग हैं वो उसी लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे पाएंगे। मान लीजिए आपको UPSC का एग्ज़ाम देना है और आप बिलोंग करते हैं कन्नड़ एरिया वाला, जो कर्नाटका और जो केरला से है, तो वहाँ पे भी फिर आपको टुलु लैंग्वेज का मतलब जो आपका बेनिफिट वहाँ मिलने लगेगा कि आपको अपनी लैंग्वेज नहीं बदलना पड़ेगा। यू कैन ऑल्सो गिव योर एग्ज़ाम इन अ जो टुलु लैंग्वेज, ठीक है, उसमें दिया जा सकता है। तो ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, इसको जो मेंशन नहीं किया गया, इसी कारण सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे इसको दी है आपको, ठीक है। सब बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी रिच ट्रेडिशन, काफ़ी कहा जाता है कि रिच ओरल ट्रेडिशन है, बहुत ज़्यादा बोला जाता है। रिवाइविंग फोक सॉन्ग इसमें ऊपर भी गाए जाते हैं, जो पढ़ाना होती है, स्टोरीज़ भी बहुत सारी इसके ऊपर बनाई गई है, इसी लैंग्वेज में स्टोरीज़ बनाई गई है, इसलिए इसको कहा जाता है कि आप इसको 8th शेड्यूल में मेंशन कर दीजिए। अब कुछ चीज़ें 8th शेड्यूल के बारे में भी समझ लेते हैं, काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ, बट फिर भी कि 8th शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। तो 8th शेड्यूल में आपकी 22 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें असमीज़ है, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथाली एंड डोगरी। तो ये 22 लैंग्वेज हैं जो 8th शेड्यूल के अंदर रखी गई हैं। बट क्या ये इनिशियली 22 लैंग्वेज थी? नहीं, इनिशियली इसके अंदर 14 लैंग्वेज थी, और फर्स्ट जो आपका 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पहली बार किया गया था 1967 में, तो उसके बाद पहली सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, मतलब फर्स्ट टाइम जब किया गया था लैंग्वेज के लिए, तो उस अमेंडमेंट का नाम था 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967, जिसमें सिंधी को ऐड किया गया था, सिंधी लैंग्वेज को। फिर कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, इनको 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में किया गया था। फिर एक्ट यूज़ किया, मतलब इसको डाला गया था 8 शेड्यूल के अंदर। और उसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली, इसको 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में करके इसको ऐड किया गया था 8 शेड्यूल के अंदर, ठीक है। तो अभी टुलू नहीं है, इसलिए सारा बैरियर बना हुआ है, ये सारा कॉन्सेप्ट आया, इसीलिए हमने इसको डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द विजन ऑफ सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक अभी सिचुएशन बनी हुई है। अभी मैं इसका आपको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, नहीं तो आप इसका आंसर अभी यहीं बता देंगे, सब ठीक है। पहले ऑप्शन देखिए, इसका आंसर बताइए, फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। कि ऑप्शन ए है इंडियन विजन फॉर इंडियन ओशन रीजन, कि जो सागर है ये किससे रिलेट करता है, यही हमको बताना है। तो क्या आपका ये सागर इंडियन विजन फॉर इंडियन ओशन रीजन से बिलोंग करता है? ऑप्शन बी इंडियन मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट रेडिएशन स्कीम, क्या कोई इंडियन बाउंड्री जो इंडिया की जो मैरीटाइम बाउंड्री है उसकी डिस्प्यूट रेडिएशन स्कीम है ये। थर्ड है इंडियन एंड सराउंडिंग कंट्रीज़ नेबरहुड बॉर्डर पॉलिसी, की इंडिया और जो उसकी सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं जो नेबरहुड बॉर्डर है, नेबरहुड बॉर्डर पॉलिसी है। एंड ऑप्शन डी डिस्प्यूट रेडिएशन स्कीम अमंगस्ट ऑल द स्टेट, की कोई डिस्प्यूट रेडिएशन स्कीम है पूरे स्टेट के लिए, ठीक है। कि अगर किसी स्टेट के बीच कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको इस इनिशिएटिव के जरिए, इस विज़न के जरिए इसको दूर किया जा सकता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा और अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे हैं तो इसके बारे में समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सागर, ठीक है। अगर आप नाम से आपको पता नहीं है, आप नाम से बाइफरकेट करते हैं, नाम से इसको एलिमिनेट करते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो अगर एलिमिनेशन मेथड आती है नाम से, ठीक है, तो नाम से करते हैं तो स्टेट वाला कॉन्सेप्ट तो हट गया, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट सागर से हैं। तो अब कोशिश यही होगी कि जो सागर वाले एरिया, मतलब जो बाउंड्री जो किसे वाटर टच करती है उसी के आएगा। तो डी स्टेटमेंट तो आपकी इस तरीके से रॉन्ग हो जाएगी। इसी तरीके से जो आपका सराउंडिंग नेबर कंट्रीज़ है, ठीक है, नेबर कंट्रीज़ है, तो देखो यहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द टाइम कैंसिल हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि जो बॉर्डर एरियाज़ है, ठीक है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे इंडिया और सराउंडिंग कंट्रीज़ में जो पॉलिसी है वहाँ पे सागर ये हमारे इंडिया की है, इसलिए इसको इंडियन पॉलिसी के अंदर आप एलिमिनेशन करके ट्राई कर सकते हैं करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट रेडिएशन स्कीम, तो देखिए ये कोई स्कीम नहीं है, ये एक प्रकार का विज़न है। ऐसा सोचा गया है कि ग्रोथ बढ़ाना है, सिक्योरिटी और ग्रोथ इन ऑल द रीजन, हमारे सभी रीजन्स में जो हमारा बाउंड्री है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका यही है कि इंडियन विज़न फॉर इंडियन ओशियन रीजन। तो इंडिया का जो विज़न है कि इंडियन ओशियन रीजन में अपनी सिक्योरिटी, अपनी ग्रोथ इतनी ज़्यादा इस्टेब्लिश करना है ताकि अच्छे तरीके से वो सारी चीज़ें अचीव की जा सके, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर आपका ए विल बी योर राइट आंसर। ओके, कुछ और चीज़ें समझते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले सागर का फुल फॉर्म याद रखिए, पेपर में लिखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। जो आप मेंस में लिखेंगे तो सागर का जो फुल फॉर्म है, इसका जो एक्रोनिमी हमने बनाया, जो बना हुआ है कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसको इसी नाम से जाना जाता है और जो इंडियन ओशन रीजन के लिए होता है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि आज ही आपके पेपर में शायद सागर से रिलेटेड कुछ पूछा जा सके, ठीक है। तो कोशिश करिएगा, और जो भी बच्चे जिन्होंने जो नहीं दिया है, ठीक है, पेपर, वो आज का पेपर ज़रूर आप ट्राई करिएगा, ठीक है, क्योंकि आप काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं। कोशिश करिए उसके पेपर को ट्राई करिए एंड अपने मार्क्स देखिए कि आपका जो मतलब आप किस लेवल, आपका लेवल कितना है, उस लेवल को आप अंडरस्टैंड करिए और फिर अकॉर्डिंग टू उसके पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। इस गोल के अंदर यही देखा जाता है कि जो क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट है, ट्रांसपेरेंसी, उसको किस तरीके से बनाया जा सकता है, रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम रूल्स और जो नॉर्म्स होते हैं उसको अच्छे तरीके से कंट्रीज़ के अंदर किस तरीके से मेंशन किए जा सकते हैं, सेंसिटिविटी, जो ईच अदर इंटरेस्ट होते हैं, जो अलग अलग जो एरियाज़ होते हैं उनकी जो सेंसिटिविटी होती है, उनके इंटरेस्ट को किस तरीके से देखा जाता है, पीसफुल रिलेशन किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इस विज़न के तहत इंडियन ओशन में रेजोल्यूशन ऑफ मैरीटाइम में, ठीक है, जो भी इश्यूज होते हैं उनमें पीस लाने की कोशिश की जा सकती है और इंक्रीज कर सकती है मैरीटाइम कोऑपरेशन, ठीक है, कि जो भी इंडियन ओशन में जो कंट्रीज है उनके साथ मैरीटाइम कोऑपरेशन और ज़्यादा इन्हेंस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ जो इंडिया है ये ऑल्सो वर्क करता है ताकि इंश्योर की जा सके सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी इंडियन ओशियन रीजन में। तो इसीलिए इस स्कीम को लाया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैरीटाइम सेक्टर के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखना तो सागर इनिशिएटिव जरूर लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का इसका जो ये आपका इन्फोग्राफिक है कि इस तरीके से कवर करना है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है ताकि आपको कुछ भी चीज़ छूटे ना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज।
बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है ड्यूरिंग कोविड-19, मैं होप कर सकता हूँ कि आज का जो आपका पेपर होगा ना, आप देखिएगा कोशिश वहाँ पे कि शायद इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है ना, कोविड-19 जो आपका 6 महीने चल रहा है, तो जरूर डेफिनेटली आपको उसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। देखते हैं फिर क्या होता है बाकी। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है, क्या ये मंथली प्रोडक्शन वॉल्यूम इंडेक्स है कि इसको मंथली प्रोडक्शन किया जाता है, इसका मंथली प्रोड्यूस किया जाता है। सेकंड, इट इज़ रिलीज बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, किसको रिलीज़ किया जाता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के जरिए, और जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड होता है इनके जरिए। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए, आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा, अगर बहुत अच्छे तरीके से, और जो पुरानी वीडियो जो हमने बनाई उनको भी देखा होगा, और कुछ अगर खुद से भी गूगल से सर्च किया होगा, तो डेफिनेटली आप इसका आंसर बता देंगे कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं इसको मंथली ही मतलब मंथली इसका प्रोडक्शन निकाला जाता है, क्योंकि अभी हमने लास्ट मंथ डिस्कस किया था, अब हम इस मंथ फिर से डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मंथली प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। आप इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं। सेकंड, जो इसको पब्लिश करने वाले, रिलीज़ करने वाले जो आपकी मतलब जो वर्किंग एजेंसी इंडस्ट्री है, वो आपकी इकोनॉमिक एडवाइज़र है, ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यही इसको रिलीज़ करती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट आंसर आपका सी विल बी योर राइट आंसर। कुछ और चीज़ें समझेंगे इसके बारे में। सबसे पहले जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, ये इज़ अ प्रोडक्शन वॉल्यूम इंडेक्स होती है, जिसको मेजर किया जाता है मंथली चेंजेस इन द आउटपुट ऑफ इंडस्ट्री में किस तरीके से मंथली चेंज होता है उसको देखा जाता है। साथ ही साथ जो इसके अंदर 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है, जिनमें कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी आता है। इन्हीं में क्या चेंजेस हो रहा है इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया जाता है, ठीक है। अब जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ, इसका कंप्लीट प्रोडक्शन के ऊपर 40.27% ऑफ द वेट ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो IIP निकाला जाता है, इसके अंदर जो भी आपका मेन होता है उसके अंदर अगर देख समझ लीजिए कि 40.27, ठीक है, इट्स अ 40.27% होता है, ये किसका होता है? ये ओनली आपका 8 कोर इंडस्ट्री का होता है, जब आप प्रोडक्शन की बात करते हैं कि यहाँ से इतना प्रोडक्शन इसमें आता है, ठीक है। और इंडियन 8 कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर कॉन्ट्रैक्टेड बाय 8.5% इन अगस्त, कि अभी ये देखा गया था कि अगस्त में ये 8.5% कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो कंपेयर टू 2009 के हिसाब से, ठीक है। मतलब हमारा जो इतना ज़्यादा इसमें लॉस हुआ, और मार्किंग दो 6 मंथ इन अ रो और श्रिंकिंग आउटपुट, और इसके लगातार इसके बाद भी हमको जो आउटपुट मिला है वो इसका काफ़ी ज़्यादा श्रिंकेज हुआ है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, तो चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। बाकी जो हमने पीछे बात की है वही है, इन सभी में इसका वेटेज लिखा हुआ है, और इसका बेस ईयर दिया है कि 2011-12 इसका बेस ईयर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द उन्नत भारत अभियान। तो उन्नत भारत अभियान के ऊपर 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, इट एम्स फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस इन रूरल डेवलपमेंट प्रोसेस बाय लीवरेजिंग नॉलेज इंस्टीट्यूशन, कि इसका जो एम है कि ट्रांसफॉर्मेशन करना, जो चेंजेस रूरल डेवलपमेंट में, जिसमें जो लीवरेज किया जा सके नॉलेज इंस्टीट्यूशन को, मतलब और ज़्यादा लीवरेज किया जा सके नॉलेज इंस्टीट्यूशन को, और ज़्यादा लाभ प्रोवाइड कराया जा सके, ताकि वो अच्छे तरीके से वर्क कर सकते और रूरल डेवलपमेंट में भागीदारी दे सकें। सेकंड है, द इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली इज़ द नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट फॉर द UBA, मतलब उन्नत भारत अभियान, की जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली है, मतलब IIT आपका दिल्ली है, उसको कहा जाता है कि नेशनल कोऑर्डिनेट इंस्टीट्यूट, ठीक है। वो क्या है? एक NCI है, नेशनल कोऑर्डिनेट इंस्टीट्यूट है फॉर द UBA के लिए, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो, आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या है, ठीक है। सबसे पहले एम पढ़िए, ठीक है। जो भी आपको आंसर देखना है वो सारी वीडियो को पॉज करके ही आपको आंसर देना, ताकि आप यू कैन यूज़ योर टाइम, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा समय आपको दे नहीं सकते हैं। 5 से 8 सेकंड दैट इज़ इनफ, क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो अब तो आप आंसर दे देंगे, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, दैट विल गिव यू लॉट ऑफ टाइम, ठीक है।
चलिए, सबसे पहले जो इसका एम दिया है, क्या सही दिया है कि रूरल डेवलपमेंट जो प्रोसेस है उसको लीवरेज करना, उसके जरिए कि नॉलेज इंस्टीट्यूशन को और ज़्यादा लीवरेजिंग प्रोवाइड की जा सके, ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सके इस एक प्रकार के इस चेंजेस का। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है कि इट एम्स फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज इन रूरल डेवलपमेंट प्रोसेस बाय लीवरेजिंग नॉलेज इंस्टीट्यूशन, की नॉलेज इंस्टीट्यूशन को जितना लीवरेज प्रोवाइड कराओगे उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा रूरल एरियाज़ का। सेकंड, क्या इसके अंदर जो IIT दिल्ली है वो एक नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है UBA के लिए, ये भी बिल्कुल करेक्ट दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी विल बी योर राइट आंसर। कुछ और चीज़ें समझते हैं इसके बारे में। इसमें जो उन्नत भारत अभियान है एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रिगार्डिंग और रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ आता है पेपर के मेंस में लिखने के लिए, तो वहाँ पे उन्नत भारत अभियान यू हैव टू मेंशन, ठीक है, आपको मेंशन करना होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिनिस्ट्री भी जरूर लिखिएगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और इसमें जो विजन देखा गया है कि ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाना है रूरल डेवलपमेंट प्रोसेस का, जिसमें लीवरेजिंग प्रोवाइड की जाएगी नॉलेज इंस्टीट्यूशन को, ताकि हेल्प करने में मदद हो सके, एक बिल्डअप करने में मदद हो सके, एक अच्छा खासा आर्किटेक्चर जो इंडिया की इंक्लूसिव, मतलब एक इंडिया को इंक्लूसिव बनाएगा और ज़्यादा इसको ग्रोथ प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, IIT दिल्ली ही क्या है, एक डेजिग्नेट किया गया है जिसको कि नेशनल कोऑर्डिनेटर इंस्टीट्यूट होगा उन्नत भारत अभियान स्कीम के लिए। साथ ही साथ जो उन्नत भारत अभियान ये जो मिशन है, इसमें एम यही किया गया है कि इनेबल करना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, ताकि जो वर्क है वो अच्छे तरीके से किया जा सके पीपल ऑफ जो रूरल एरियाज, जो रूरल इंडिया में जो लोग रहते हैं, और आइडेंटिफाई की जा सके उनके डेवलपमेंट चेंजेस को, और जो इवॉल्विंग एप्रोप्रिएटिव सॉल्यूशन होता है, ताकि किस तरीके से एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ में वर्क किया जा सके। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ जो इसके अंदर कुछ और भी चीज़ देख लेते हैं कि जो एक जॉइंट इनिशिएटिव है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR का, उन्नत भारत अभियान और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली का, और जो आपका विजनमा भारती जिसको विभा कहा जाता है, और एक सेट ऑफ CSIR टेक्नोलॉजी हैज़ बीन लॉन्च फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो ये इन सभी चीज़ों का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो इन सभी चीज़ों ने मिलकर इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। तो उन्नत भारत अभियान विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। ठीक है, तो याद रखिएगा, शायद क्वेश्चन अगर आए और ना भी आए तो आप अगर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कुछ आता है तो आप इसको जरूर लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रह्मोस मिसाइल। तो रिसेंटली अभी ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, इसलिए इसके ऊपर 2 स्टेटमेंट है। हालांकि पहले भी डिस्कस किया है, सारी चीज़ें ऑलरेडी ये 2 बार डिस्कस होती जा रही हैं। अगर ध्यान से वीडियो को देखते जाएंगे तो कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ब्रह्मोस मिसाइल का एक बार फिर से सफल परीक्षण किया गया है, इसके ऊपर 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट इज़ अ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, कि एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सेकंड है, द मिसाइल यूजेस एयर ब्रीदिंग रैमजेट प्रोमल्शन, कि इसके अंदर जो एयर ब्रीदिंग रैमजेट प्रोमल्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 ओनली, ऑप्शन C 1 and 2 एंड ऑप्शन D नन ऑफ द अबव, कि कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो, आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्या ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? देखिए, गलत है। ठीक है, ये हाइपरसोनिक नहीं है। अगर इसकी विशेषता है, क्यों? क्योंकि ये एक सुपरसोनिक, ठीक है, ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसलिए इसकी विशेषता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये यूज़ करता है एयर ब्रीदिंग रैमजेट प्रोमल्शन की। ठीक है, कि एयर ब्रीदिंग रैमजेट मतलब ज़्यादा एयर में ही ये ब्रीदिंग करने में रैमजेट प्रोमल्शन का वर्क करता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर आपका बी हो जाता है। मतलब बी जो दिया है कि जो मिसाइल है इसमें यूज़ करते हैं एयर ब्रीदिंग रैमजेट प्रोमल्शन। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। कुछ और चीज़ें समझते हैं इसके बारे में। देखिए, जो ब्रह्मोस है ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसको डेवलप किया गया है ब्रह्मोस एरोस्पेस, और इसका नाम इसलिए इसको ब्रह्मोस दिया गया है क्योंकि जो इंडिया की जो ब्रह्मपुत्र रिवर है और जो रशिया की जो मॉस्को रिवर है, इन दोनों ने मिलकर इसको इनिशिएटिव लिया है, इसलिए इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। ठीक है, एक जॉइंट वेंचर है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ऑफ इंडिया का, और जो NPO है, ठीक है, जो आपका NPO है ऑफ रशिया, उसके द्वारा इसको लिया गया है। ठीक है, इसका जो रेंज है ये 290 किलोमीटर तक इसकी रीच पहुंच सकती है, और मैक्सिमम। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंडिया का इंडिजीनियस डेवलप ऐसी कोई मिसाइल है जिसको इंडिया ने खुद से डेवलप किया है, जो 290 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। ठीक है, अब जो ब्रह्मोस पावर्ड है ये एक 2 स्टेज प्रोमल्सन सिस्टम है। ठीक है, जिसमें इनिशियली एक्सेलरेशन जो प्रोवाइड किया जाता है सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर के द्वारा, और जो सुपरसोनिक क्रूज स्पीड होती है ये प्रोवाइड करती है लिक्विड फ्यूल रैमजेट सिस्टम, ताकि इसको स्पीड भी प्रोवाइड होती है, और अच्छी तरीके से ये क्या होता है, जो इसका लिक्विड
फ्यूल रैमजेट सिस्टम होता है, ये इसको और ज़्यादा तेज़ी से 290 किलोमीटर रीच करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। कुछ और चीज़ इसके बारे में समझ लेते हैं कि सबसे पहले 25 जून 2016 को सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेशन इसका हुआ था। इस फ्लाइट कैरिड आउट इसको किया गया था, जो आपका HAL है, जिसको हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड कहा जाता है, नासिक के द्वारा। ठीक है, अब यही इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो ब्रह्मोस ए है, ये एयर लॉन्च वर्जन ऑफ ब्रह्मोस ए इसको भी रखा गया था, जिसमें जो विल आर्म सुकोई 30 MKI ऑफ IF एज अ स्टैंड ऑफ वेपन, इसको जो सुकोई आर्म जो आपका 30 जो सुकोई 30 MKI है उसके अंदर भी इसको रख के इसका यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ जो अभी हमने रफाल लिया उसके अंदर भी इसको रख के यूज़ किया जा सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारा क्षमता भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है रेज, जिसको रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 कहा गया है। समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, तो ये समिट किसने इसको ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो, आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। देखिए, रेज इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग, तो नीति आयोग ने इस इनिशिएटिव को अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर ए है। ठीक है, तो रेज इनिशिएटिव, जिसका रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 कहा जाता है, इसके अंदर जो वर्क कराया जाएगा जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और जो नीति आयोग है। अब देखिए, UPSC इसी तरीके से आपसे स्टेटमेंट पूछती है। कभी कभी क्या करती है, एक ही क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट आपको देगी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ नीति आयोग। आपको क्या लगेगा कि ये दोनों लगभग सेम है, मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा, तो आप कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड बैंक या यूनाइटेड नेशन का इसका नाम रख के आ जाएंगे। ठीक है, यहीं पर हम मिस्टेक करते हैं। लेकिन अगर जिन भी बच्चों ने नीति आयोग और डी दोनों को मार्क किया, दोनों का आंसर ही आपका यहाँ पे करेक्ट है, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो चलो और भी चीज़ देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको मेटी कहा जाता है, और जो नीति आयोग है, ठीक है, आपका जो आपका नीति आयोग है, इसने ऑर्गेनाइज किया है ग्लोबल वर्चुअल समिट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ताकि जिसका नाम रेज 2020 रखा गया है, रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020, फ्रॉम अक्टूबर 5 से 9 तक ये चलेगा। ठीक है, ये जो वर्चुअल समिट है, और इस इवेंट के अंदर विटनेस किया जाएगा पार्टिसिपेशन ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर्स का, जिसमें की ओपिनियंस देखे जाएंगे, उनके मेकर्स का, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन और जो अकेडमिया है उनके ओपिनियंस में लिए जाएंगे, और किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में वर्क अच्छे तरीके से किया जा सके, इसको अच्छे तरीके से समझा जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वी कैन नॉट सी आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट, तो ऐसी कौन सी कंट्री जहां पे आप आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट नहीं देख सकते हैं। ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी आर्मेनिया, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। सबसे पहले देखिए, यूके इज़ अ कंट्री जहाँ पे आप आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट देख नहीं सकते हैं। ठीक है, कुछ और चीज़ें समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, वो आपका यूके तो हो गया। ठीक है, और चीज़ें समझने के लिए सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हम ये चीज़ें कहाँ कहाँ देख सकते हैं। उसके हम थोड़ा सा अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे कि इट इज़ मेनली फाउंड नियर द पोलर जोन्स। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पोलर जोन में पाए जाते हैं, जो हाई माउंटेन कवरिंग पार्ट्स होते हैं, जैसे ग्रीनलैंड, अलास्का, रशिया, नॉर्दर्न कनाडा, साइबेरिया और स्कैंडिनेविया। इन सभी ये जो एरियाज़ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये आपका परमाफ्रॉस्ट देखा जाता है। अब आखिर ये परमाफ्रॉस्ट होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, परमाफ्रॉस्ट इज़ अ टाइप ऑफ सॉइल फ्रॉस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप देखेंगे कि जो आपकी सॉइल होती है, देखो सबसे पहले पाए कहाँ जाते हैं, सबसे ज़्यादा ये आपको पोलर रीजन पे मिलने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो आपका सॉइल का ऊपरी लेयर होता है, मतलब वो तो मिट्टी का होता है, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये आपका आइस का बना होता है। ठीक है, बर्फ़ का बना होता है, इसी को कहा जाता है परमाफ्रॉस्ट। ठीक है, देखो जो एक्टिव लेयर दिख रही है आपको ऊपर, ठीक है, ये किसकी है, सॉइल की है, और नीचे का ये जो पोर्शन है, ये पूरा वाइट वाला, ये किसका बना हुआ है, इट इज़ ये किसका बना हुआ है, ये आपका फ्रॉस्ट का, मतलब आपका बर्फ़ का टुकड़ा है, ये आइस वेज है। और इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, पृथ्वी के नीचे की सतह जो किसके बर्फ़ की बनी होती है और ऊपर मिट्टी की होती है, उसको परमाफ्रॉस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यही इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ये आपको नॉर्थ पोल में जहाँ जहाँ देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं, जिस ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, एक सेकेंड,
अभी आई होप शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये जो जितना पोर्शन अंदर का वाला भाग है ये सभी क्या है, ये परमाफ्रॉस्ट के अंदर। तो जो आपका ग्रीनलैंड वाला पोर्शन हो गया, रशिया वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, ये थोड़ा सा बहुत कनाडा का पोर्शन हो गया, ठीक है, और ये यूनाइटेड स्टेट का हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये थोड़ा बहुत ये नॉर्वे में आ जाता है, फिनलैंड में आ जाता है, ठीक है, डेनमार्क का पोर्शन हो गया। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं जो इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या पूछा था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वी कैन नॉट सी आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट। आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट कहाँ कहाँ नहीं देख सकते हैं, तो ये आपका बी सी ये भी आंसर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पूछा जाता है वो आपका आंसर अधिकतम यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो अधिकतम ऐसे दिख रहा था, मैं जानना चाहता था कि आपको जो आप राइट आंसर्स का क्या लगाएंगे, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर क्या है, इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करिए किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को समझना है। यहाँ इसको बताने का मतलब यही है कि ये परमाफ्रॉस्ट जो है ये इसीलिए न्यूज़ में था क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि ये जो परमाफ्रॉस्ट की जो बर्फ़ है ये पिघल रही है। पिघलने से क्या हो रहा है कि जो बहुत सारा जो ऊपर से लैंड का एरिया है ये भी क्या हो रहा है, पूरा धसकता हुआ जा रहा है, सब कुछ डिग्रेड होता जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो परमाफ्रॉस्ट न्यूज़ में था, अगर आपने पढ़ा होता तो डेफिनेटली इसका आंसर इनमें से आप कुछ भी नहीं देते और आप कमेंट बताते कि सर इसका आंसर रॉन्ग है, ठीक है। तो इसलिए जो देखा जाता है ये बेसिकली रशिया में देखा जाता है, यूएस में देखा जाता है, ठीक है, फिनलैंड में देखा जाता है, डेनमार्क में देखा जाता है, ठीक है, और कुछ इसके सराउंडिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे देखा जाता है। तो बहुत ही कम एरिया है जो पोलर रीजन में आता है। और जब मैंने कह दिया आपको पोलर रीजन, तो पोलर में ना आपका फ्रांस आता, ना आर्मेनिया और ना ही यूके, ठीक है। तो ये तीनों रॉन्ग हैं। तो राइट आंसर इनमें से कोई भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग कोर इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीज इन वेटेज। तो इनको डिक्रीजिंग इसकी वेटेज में जमाना है कि सबसे पहले किसका वेट कम है, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। इस अकॉर्डिंग में आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड कोल, ऑप्शन सी क्रूड ऑयल, ऑप्शन डी नेचुरल गैस, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। जो आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 3 1 4, ऑप्शन सी 3 2 4 1 एंड ऑप्शन डी 1 4 2 3। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिएगा, फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अगर आपने लास्ट का क्वेश्चन देखा होगा ध्यान से कोल इंडस्ट्री के ऊपर, डेफिनेटली इसका आंसर सही दे सकते हो। अगर वहाँ पे जो मैंने इन्फोग्राफिक दिखाया था कोल इंडस्ट्री का, ठीक है, अगर ध्यान से देखा होगा तो डेफिनेटली आंसर दिया होगा। यहाँ आपको ये भी देखा जाएगा कि आप आंसर को आखिर जज कैसे कर रहे हैं, आंसर को देख कैसे रहे हैं, वो भी समझ में आ जाएगा। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। देखो इसका जो ऑर्डर जमा हुआ है ना, ऑर्डर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये बिल्कुल सही जमा हुआ, ठीक है। आंसर आपका ए हो जाएगा कि सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ही क्या है, सबसे पहले जो आपका वेटेज आता है वो सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा, इसी अकॉर्डिंग में जमता है, ठीक है। तो आपको जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है वो आपका सबसे पहले सबसे बड़ा, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा वाला वेट, फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर सबसे कम। इसी को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, कि बिल्कुल बड़े से कैसे होते जाना, कम होते जाना। अब देखते जाओ यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या था यहाँ पे आंसर में, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। तो इलेक्ट्रिसिटी का वेट सबसे ज़्यादा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन। इलेक्ट्रिसिटी का वेट कितना है, 19.85। उसके बाद क्या था, क्रूड ऑयल 8.98, फिर था आपका नेचुरल गैस, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी के बाद आपका क्या था, कोल 10.33, फिर क्रूड ऑयल 8.98, फिर नेचुरल गैस 6.88, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जिसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना था, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी आता है, फिर कोल, फिर क्रूड ऑयल और फिर नेचुरल गैस, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के ऊपर दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट इज़ रिलीज बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO की तरह इसको रिलीज किया जाता है। सेकंड है स्विट्जरलैंड इज द मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी। स्विट्जरलैंड इसकी जो वर्ल्ड की मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर देखिए फ्रेंड सी है, ठीक है। पढ़ा होगा आपने इसके बारे में, इजी स्टेटमेंट थी कि स्विट्जरलैंड टॉप मोस्ट जो इनोवेटिव इकोनॉमी है और इसको जो WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है इसको पब्लिश करता है, ठीक है। राइट आंसर आपका सी हो गया। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इंडिया की रैंक होती है, तो इंडिया की रैंक 48 आई है। इंडिया ने जो इंडिया की जो 2019 में जो रैंक थी वो इसकी 51 थी, ठीक है। जहाँ से इंडिया ने क्या किया है,
49 एंड 48, ठीक है। 3 रैंक का क्या किया है, मतलब 4 रैंक का जंप किया, 52 रैंक थी, आई होप सॉरी, ठीक है। 52 रैंक थी जहाँ पे इसने इंडिया ने 4 स्पॉट्स का जंप लिया है, ठीक है। और अंडर 50 कंट्रीज़ में आ चुकी है, और जिसके अंदर स्विट्जरलैंड फर्स्ट है, सेकंड स्वीडन, थर्ड यूएसए, 4 यूके एंड 5 नीदरलैंड। तो 5 इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, जो 5 टॉप मोस्ट कंट्री हैं, उनका भी नाम आप याद रख सकते हैं। और साथ ही साथ जो इसकी जो थीम है, ठीक है, 2020 के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु विल फाइनेंस इनोवेशन, कि इनोवेशन को कौन फाइनेंस करेगा, ठीक है। ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, ठीक है। तो ये आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपकी किसी भी प्रकार की अपडेट्स हैं जो नोटिफिकेशन से रिलेटेड है वो आपकी ना छूटे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जितना भी स्कोर आया कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और अच्छे तरीके से एक बार फिर से रिवाइज करिएगा 24 आवर्स के बाद, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से आपको वो सारी चीज़ें याद रहे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।